नमस्कार, आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारत को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष गुजर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया है और अपने लंबे भाषण में उन्होंने देश की जनता के सामने कई बातें कही हैं। भारत की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से क्या भारतवासी प्रभावित हुए हैं? तीसरे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम का भाषण क्या सरकार के विजन को, उसके रोड मैप को स्पष्ट करता है? और क्या ये वही रोड मैप है जिसके बारे में पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त दावा किया था, कहा था कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का रोड मैप तैयार है? लेकिन सच से ये क्या जो दावे हैं वो कितने करीब दिखते हैं, सच हैं, झूठ है? आइए टटोलते हैं पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण को कि उनके भाषण के क्या मायने भारत की जनता निकाले, भारतवासी समझे। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही हैं। महिला सुरक्षा की चिंता दिखाई है, युवाओं को रोजगार के दावे किए हैं और कहा है कि नए नए अवसर मिल रहे हैं। जो भारत का युवा है वो तरक्की की राह में छलांग लगाने के लिए तैयार है। और एक बात जो उन्होंने कही है लाल किले से, वो मौजूदा सिविल कोड को लेकर कही और उसे कम्युनल बता दिया। इसी पर एक बहस की बात भी उन्होंने कही है, इसलिए हम भी इस पर बहस ज़रूर करना चाहेंगे कि ये कैसे कम्युनल है जो कि वर्तमान सिविल कोड है, और जो यूसीसी है जिसे केंद्र सरकार लागू करना चाहती है या अपना इरादा रखना दिखाती आई है बीजेपी, उत्तराखंड जैसे राज्य में इसे लागू भी किया जा रहा है। इसको कैसे समझा जाना चाहिए और इस पर बहस क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को क्यों लगता है कि भारत के लिए ये इस समय की ज़रूरत है? हमारे साथ बहुत ही विशेषज्ञ, इन सभी मामलों को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुणे से जुड़ रहे अनिल सिन्हा। लेकिन उससे पहले जो सवाल हैं प्रधानमंत्री के भाषण से निकलकर सामने आए हैं, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने इन सवालों को रखा जाए। एक नज़र इन सवालों पर। पीएम ने मौजूदा नागरिक संहिता को कम्युनल करार दिया है। इसके क्या मायने भारत के लोग, भारतवासी समझे? और रोजगार पर पीएम मोदी के दावों में कितनी सच्चाई है? उन्होंने जो कहा है कि युवाओं के पास तो अपार जो है वो इस वक्त अवसर हैं और वो छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। युवा धन है, स्वर्णिम काल है। ये कितना स्वर्णिम काल है? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, खासकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले, कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। और पड़ोसी मुल्क में वो अमन और शांति की कामना करते हुए भी दिखे हैं, नेबरहुड की चिंता जताते हुए दिखे। महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अपराधियों को सख्त सज़ा, और इस सज़ा को जो है इसका प्रसारण जितना किया जाए उतना ही महिला सुरक्षा पर अपराधियों में खौफ पैदा करेगा, इस तरह की बात करते हुए दिखे हैं। तो महिला सुरक्षा पर जो पीएम मोदी का अब तक का कार्यकाल है, इस तरफ कितना प्रयास सरकार का दिखा है, बीजेपी का दिखा है, केंद्र सरकार का दिखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना प्रयास दिखा है? और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी का भाषण 11वीं बार लाल किले से क्या भारत की जनता को प्रभावित कर पाया है? क्या ये घिसा पिटा भाषण है या फिर कुछ एक नई ऊर्जा भरने वाला भाषण है प्रधानमंत्री का देश की जनता के सामने? हमारे साथ अनिल सिन्हा जुड़ चुके हैं पुणे से, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और सबको बधाई, मेरी भी स्वतंत्रता दिवस की। जी सर। ये जो आप मतलब जो चर्चा कर रही थी प्रधानमंत्री के स्पीच की, उसमें उसको दो लेवल पे देखना चाहिए। मैं जिस लेवल पे देख रहा हूँ उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि उसको दो लेवल पे देखना चाहिए। एक लेवल तो ये है कि पॉलिटिकल लेवल है, जो उन्होंने बातें कही उसके क्या अर्थ है और वो क्यों और कैसे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो एक है। और दूसरा है कि व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि ये व्यक्तिगत पर इसलिए बात करनी पड़ती है कि मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे राजनेता हैं बहुत सालों के बाद जिनकी राजनीति व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्तिवाद पर। आज भी उन्होंने मैं शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया। बहुत कम प्राइम मिनिस्टर्स के मैंने भाषण सुने हैं या जो पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू वगैरह का भाषण, उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। तो ये इसीलिए मोदी के मामले में आपको इसका विश्लेषण करना होगा कि ये जो है इनके व्यक्तिगत जो है
पर्सनल लेवल पे उन्होंने क्या कहा, बॉडी लैंग्वेज उनका क्या था, और दूसरा लेवल है जो पॉलिटिकल जो इश्यूज आपने उठाए वो। तो जहां तक पर्सनल लेवल का सवाल है, तो एक थका हुआ आदमी जिसने जितनी बातें कही है उसमें जो कन्विक्शन होना चाहिए, जो उसमें दिखना चाहिए सच्चाई, वो नहीं दिखती है। तो ये एहसास है उनको कि उनकी लोकप्रियता घट रही है जी। लोग जो है अब उनको सुनना नहीं चाहते हैं। और जो ये मतलब, लेकिन वो एक जैसे एक्टर जब फ्लॉप होने लगती है उसकी फिल्में, तो वही मैनरिज्म वो इस्तेमाल करता है, तो वो रिपीट मैनरिज्म इसमें दिखाई देता है। उसी तरीके से ये मतलब ठोक करके, मेज ठोक करके बोलना, हाथ चमका करके, और चेहरे पर एक ऊर्जा लाना, भाव लाना, वो कोशिश उन्होंने की है। लेकिन इसमें जो एक्टर के जो फ्लॉप होने वाला जो सिलसिला है, वो आप देख सकते हैं, कोई भी जो सिनेमा का लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज समझता है वो ये समझ सकता है। तो एक थका हुआ व्यक्ति जिसकी बातों पर कोई लोगों का भरोसा नहीं रह गया है, और उसको ये एहसास होने लगा है लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नरेंद्र मोदी आज दिखाई दिए, ट्राई कर रहे थे, कोशिश करके लगातार अब ऊर्जा लाने की कोशिश कर रहे थे अपने भाषणों में। अब पहले जिस तरह से वो मैनरिज्म इस्तेमाल करते तो उसको भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मैनरिज्म भी बहुत ठंडे किस्म का था जी। अब दूसरा आ जाए जो पॉलिटिकल इश्यूज, आपने पहला सवाल जो उठाया है अब सिविल कोड का जी। अब देखिए सिविल कोड का इशू जो है, एक तो लोगों को मालूम नहीं है कि हिंदू महासभा या आरएसएस जो उनके पितरी संगठन है, बीजेपी के रहे हैं, वो दोनों संगठन सिविल कोड के खिलाफ थे। और जो पहला हिंदू कोड बिल आया था उसका विरोध किया था उन्होंने, वो इसके खिलाफ है। वो जो धार्मिक ये हैं, क्या कहते हैं, कानून, उसके ही पक्ष में थे। आप जानते ही हैं कि किस तरह से मनु स्मृति को की पूजा करते रहे हैं, वो उसको मानते रहे हैं कि ये कानून का स्रोत है। तो आप समझ सकते हैं कि मनु स्मृति क्या है। वो कभी भी सिविल कोड जो मॉडर्न कोड है उसमें उसका कोई यकीन नहीं है। लेकिन ऑफ लेट जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सिविल कोड का हथियार अपना लिया, तो कि शरीयत के आधार पर जो कुछ कानून है, मतलब जो सुविधाएं मिली हुई है, पर्सनल लॉ जो है मुसलमानों के, उससे उनको छीन लिया जाए और उनको इससे बेदखल किया जाए, ये उसके पीछे मंशा है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब के पीछे जो राजनीति है वो मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन दिक्कत ये है, आपने कहा कि ये इसको क्या सब जगह मान लेंगे लोग, सिखों के है, क्रिश्चियंस के हैं, इसके अलावा जो ट्राइबल लॉज हैं, वो सब की वो जो डाइवर्सिटी है लॉज के, पर्सनल लॉज की डाइवर्सिटी नहीं है। हत्या आप करेंगे, आपको ये क्या कहते हैं, सजा होगी बराबर की जी। इसमें ये सिविल कोड के बारे में मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सिविल कोड का जो हवा बनाया जाता है पूरा सिविल कोड ही है, सिर्फ पर्सनल लॉज कुछ है। वो पर्सनल लॉज जो है वो है कि शादी के तरीके, तलाक के तरीके और इनहेरिटेंस, जो बच्चों को संपत्ति देने का मामला, अगर वो मानेंगे तो अगर अलग अलग देखेंगे तो कई चीजों में मुसलमान हमसे आगे हैं इस मामले में। औरतों को संपत्ति देने का मामला हो, इनहेरिटेंस के इश्यूज पे उनको ये है। तो इसीलिए ये जो है ये यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए है। दूसरा है कि कॉमनल सिविल कोड को कहा उन्होंने, ये आरएसएस की जो हिस्ट्री की जो का परसेप्शन है उसके हिसाब से सर मैं इसको कम्युनल क्यों कहा उन्होंने मौजूदा सिविल कोड को? क्या ये संविधान का अपमान है या नहीं है, जिस पर भारत आज़ादी के बाद से लगातार जो है आगे बढ़ता रहा है? मैं इसको समझूं, क्या भारत का जो मौजूदा सिविल कोड है इसको प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले से कम्युनल कोड करार देना, इसको देश में धर्म के आधार पर विभाजनकारी करार देना, कम्युनल बताना, क्या ये संविधान का अपमान है?
तो लाल किले से पीएम ने जो बहस छेड़ी है कि क्या जो मौजूदा नागरिक संहिता है ये कम्युनल है, और क्या ये कहकर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ घड़ी पर लाल किले की प्राचीर से क्या संविधान का, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान का अपमान कर दिया है। इस सवाल के साथ आइए अपने आज के विशेषज्ञ के पास लेकर चलना चाहते हैं दर्शकों को। अनिल सर, क्या ये संविधान का अपमान है? आप इसे कैसे देखते हैं, कम्युनल बताना मौजूदा नागरिक संहिता को? देखिए, ये उसके संविधान के खिलाफ तो है ही, अपमान है ही, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझना चाहिए। वो ये है कि आरएसएस इस संविधान के खिलाफ शुरू से था, और वो उसी नैरेटिव को, ये जो बदला गया है भारतीय न्याय संहिता और ये सब सारा जो बना है, जो 3 का चेंज हुए हैं, वो सब उसी के लिए है कि वो जो है वो कहते थे कि हमने पश्चिम से पार्लियामेंट्री, देखिए कोर समझ लीजिए, कोर समझने से आसानी होगी आपको समझने में। ये कोर है क्या कि भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके बाद जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन से जो उनका मतभेद, मतलब जो उसमें भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ रहे, ये सब तो इतिहास है ही। साथ में ये है कि जब आज़ादी मिली तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है वो पश्चिम से लिया हुआ है, तो वो इसके विरोध में थे। संविधान को भी उन्होंने, वो मानते थे कि ये विदेशों से ये किए हुए लिया है, ये भारतीय नहीं है। और तीसरा उनका मानना था कि जो झंडा है वो झंडा भी, ये 3 रंगों वाला झंडा अशुभ है, लिखा हुआ है, उनका विरोध किया था। बल्कि झंडा नहीं लगाने के लिए उनकी पिटाई की थी। ये आपको मिल जाएगा अखबारों का उस समय का कि ये तिरंगा नहीं फहराने के लिए उनको नागपुर में कांग्रेस के वर्कर ने आरएसएस के वर्करों की पिटाई की थी। तो ये है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो ये उनका संविधान से जो मतभेद है तो वो तो है ही। सिविल कोड के मामले में भी ऐसा है कि उन्होंने ही विरोध किया था इसका, हिंदू कोड बिल का, और वो इसके पक्ष में नहीं थे इन कानूनों के। लेकिन बाद में उन्होंने, जब मुसलमानों का ये हो रहा था कि मुसलमानों और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो पर्सनल लॉज हैं, मतलब शादी ब्याह और इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, वो लॉज के बने रह गए। तो उन्होंने इसको टारगेट किया कि आप एक कॉमनल ये करते हैं, क्या कहते हैं, तरीका बनाया हुआ है। और कम्युनलिज्म वर्सेस वो स्यूडो सेकुलर बोलते थे, इसीलिए स्यूडो, आपने याद होगा आपको कि स्यूडो सेकुलर शब्द उन्होंने निकाले थे इसी के लिए। वही वो स्यूडो सेकुलर आज नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट कम्युनल बोला। और वो डायरेक्ट कम्युनल है, वो बोल रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। उन्होंने कहा कि ये कम्युनल, ये को सिविल कोड की जगह एक सेकुलर सिविल कोड लाना है। तो ये जो वो है वो आरएसएस की नीति के हिसाब से है, और वो उसी की पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ और अपमान है ये इसका संविधान का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो प्रकारांतर से संविधान को ही कॉमनल बता रहे हैं वो जो उस कानून को। इसीलिए संयोग से ऐसा हुआ कि जो लाइव चल रहा था तो चंद्रचूड़ पे कैमरा गया जब उन्होंने उसकी चर्चा की, तो वो उन्होंने आश्चर्य से उनको देखा। अब उनका क्या रेस्पॉन्स होगा हमको मालूम नहीं, क्योंकि जुडिशरी के रेस्पॉन्स के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप आज के हिंदुस्तान में, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगहों पे प्रॉब्लम आया है उनका। लेकिन ये जो है ये वो संविधान के सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दी। लेकिन इसका ये अर्थ, उनका जो ये भाषण हुआ है, इसका अर्थ ये भी है कि ये जो मतलब पॉलिटिकल फाइट है आरएसएस, उस पॉलिटिकल फाइट, उस आरएसएस उस पॉलिटिकल फाइट को कहाँ ले जाना चाहता है, ये इससे क्लियर हो। अनिल सर, दो बातें इस आकलन से निकल कर आ रही है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी को ही जो है पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत से पुश करते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने नागरिक संहिता को कम्युनल करार दिया। और दूसरी बात ये कि संविधान का उन्होंने अपमान कर दिया, जबकि जब तीसरी बार सत्ता पर चुनकर आए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और खासकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मैसेज जनता के बीच में भेजना चाहते थे, स्पष्टता लाना चाहते थे कि संविधान सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं जितनी सीटों का 60 से ज़्यादा जो सीटों का नुकसान हुआ था उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और संविधान के खिलाफ, संविधान को लेकर जो विपक्ष लगातार आक्रामक रहा कि जब
अगर ये इनको बहुमत से तीसरा कार्यकाल मिल गया तो ये संविधान पर जो है अपना निशाना बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं संशोधन करने पर आमदा हैं। ये इन दोनों पहलुओं को कैसे देखते हैं आप? एक कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरी ताकत से इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, आरएसएस ने नाराजगी दिखाई कि सत्ता का अहंकार है, और उसके बाद संविधान को लेकर विपक्ष से जो चाहते थे कि इस मसले पर थोड़ा सा हम अपना जो है स्पष्ट रुख रखें, और जनता में जो संविधान को लेकर एक बीजेपी के प्रति गुस्सा दिख रहा था उसको भी कमजोर करने की कोशिश की। इन दोनों पहलुओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कोशिश उनकी ये है कि वो हिंदू मुस्लिम उनका बेसिक कोर जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से वो करना चाहते हैं। अभी क्या हुआ है कि जाति जनगणना का जो सवाल है वो सवाल बहुत ही तेज हो गया है, और वो फिर राहुल गांधी लगा उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए अभी आप देखिएगा क्या कि वो उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लगातार वो कह रहे हैं कि जातिवाद और इसके खिलाफ लड़ना है, परिवारवाद, तो वो एक तो वो चाह रहे हैं क्या कि ये जो संविधान की बहस है वो बहस भी अंततः हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चला जाए। कॉमनल संविधान का जो कॉमनलिज्म का हिस्सा है उसको वो करार करके, अब इसका मतलब क्या, आपने सही कहा, एक डिसिसिव लड़ाई लड़ने के मूड में है आरएसएस, क्योंकि इस मुद्दे पर कि संविधान का ही आपने कहा ना कि संविधान हम नहीं चाहते हैं, तो लो हम जो संविधान चाहते हैं वो हम आपको बता देना चाहते हैं, और हम निश्चित तौर पर एक संविधान चाहते हैं जिसमें कि सिविल कोड नहीं रहेगा, जिसमें लव जिहाद जैसे कानून होंगे, क्या कहते हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून, मतलब कि जो मुसलमानों को कोई जगह नहीं देने वाला कानून बनाएंगे। ये जो है ये उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। इसलिए अब संविधान की लड़ाई के बारे में लोगों को लग रहा था कि वो डिफेंसिव हो रहे हैं, अब वो ऑफेंसिव आक्रामक ढंग से लड़ना चाहते हैं और आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये ताकत उनको मिली है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन की बात कही। इससे एक उनको हुआ है, ये फायदा हुआ है कि जो संविधान की रक्षा के पक्ष में जो दलित और आदिवासी थे उसमें डिवीजन होने का उनको आसार लग रहा है, उनको ये संभावना दिख रही है। इसीलिए उनको लग रहा है कि एक जो ब्रॉडर यूनिटी संविधान के पक्ष में बन रही थी वो यूनिटी उनको लग रहा है, ये हुआ है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये यूनिटी ब्रेक हो रही है, और अब हम जो है ये कॉमनल मतलब यूनिटी बना सकते हैं, हिंदुओं की एकता बना सकते हैं। तो ये इसकी ये आपको देखना पड़ेगा कि उनकी कोशिश जो है ये चल रही है। जी, कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ पर एक स्पष्टता रखी है कि अब तक जो बीजेपी संविधान संशोधन के आरोपों को लेकर डिफेंसिव दिखती रही है, और कहीं ना कहीं संविधान को अपने सर पर लगाते हुए प्रधानमंत्री की एक जो तस्वीर है वो काफ़ी प्रचारित करी गई थी। अब जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मोर्चे पर जो है खुलकर आरएसएस की जो विचारधारा है उसको पुश करते हुए और पूरी ताकत से पुश करते हुए, क्योंकि उन्होंने कम्युनल बताया है नागरिक संहिता को, और सीधे सीधे ये दर्शा दिया है कि तीसरे कार्यकाल में जो फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्या रहने वाला है यूसीसी को लेकर। लेकिन यूसीसी को मैं समझना चाहती हूँ कि बीजेपी की ही सरकार ने उत्तराखंड में जिस तरीके से आदिवासियों को, जनजातियों को अलग रखा है, आखिर ये बीजेपी यूसीसी पर ही स्पष्ट जो है कोई रणनीति क्यों नहीं बना पा रही है, या फिर उत्तराखंड में अलग ये तरीका रहेगा और जब केंद्र स्तर की बात आएगी तो कुछ अलग तरीका देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और सवाल है। जब बात वो नागरिक संहिता की करते हैं, कम्युनल करते हैं, तो जब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की करते हैं तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा को कैसे देखा जाना चाहिए। तो लाल किले से पीएम मोदी ने जो बहस छेड़ी है और आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के जो है 77 वर्ष पूरे हो गए, 78वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच भारत में जो स्वतंत्रता है उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशंस बताई जा रही हैं, लेकिन संविधान को केंद्र में रखकर कहीं ना कहीं राजनीति जो है अभी भी ज़ोर शोर से की जाती नज़र आती है, चाहे वो केंद्र की सरकार में बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र एनडीए सरकार हो या फिर विपक्ष में जो है इंडिया दल समूह हो और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो है कहीं ना कहीं संविधान को लेकर जो राजनीति है वो लगातार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती दिख रही है। हमारे साथ अनिल सिन्हा लगातार जुड़े हुए। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अब तो ये जो आपने इस
भाषण को समझा है या फिर इसका आकलन किया है। अब हम आने वाले दिनों में इस यूसीसी को लेकर कुछ बड़े फैसले की भी क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन मैं उत्तराखंड के एक उदाहरण से भी समझना चाहती हूँ, जहाँ पर बीजेपी की ही सरकार ने, और जहाँ पर एक बहुत ही जो वहाँ की आबादी है उत्तराखंड की, उस प्रदेश की जो आबादी है, कहा जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है जनसंख्या हिंदुओं की है, इसलिए बीजेपी ने यही प्रयोग करना बेहतर समझा है। लेकिन वहाँ पर भी जो जनजातियाँ हैं उनको अलग रखा गया है। हाँ नहीं, देखिए क्या है ये एक तो आप किसी रैशनल, जिसको आप कहते हैं कि विवेकपूर्ण चीज का उनकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। देखिए मैं ऐसे लोगों में नहीं हूँ कि विश्लेषण करने के लिए आपको कुछ कहूँ और ये कुछ लाग लपेट करने की बात है। ये जो है ये इनके पास कोई मर्यादा नहीं है। जब ये कानून बनाते हैं, ये जो बोलते हैं, मतलब मतलब मिथ्या वचन और सत्य वचन दोनों में इनके जो बहुत बारीक दीवार है, वो दीवार इनके यहाँ नहीं है। अब अभी सवाल ये है कि जब आप बात करने लगते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तब आपको कई तरह की चीजें आ जाएंगी। तब आप लव जिहाद का कानून कैसे बना सकते हैं? आप लव जिहाद का कानून कैसे बना सकते हैं कि आप किसी के दूसरे धर्म में मैरिज ना हो, अंतरधार्मिक मैरिज ना हो। सिविल अगर कोड लगेगा तो दो लोगों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। वो सिर्फ भारतीय नागरिक होने की वजह से, वो हिंदू और मुसलमान होने की वजह से नहीं। यही तो वो कह रहे हैं ना कि सेकुलर कोड बनाना चाहते हैं। तो सेकुलर कोड में लव जिहाद की कहाँ आवश्यकता है? कहाँ, मतलब कैसे वो फिट होने वाला है? जी नहीं होने वाला है। इसी तरह से उसमें जो ट्राइबल्स लोगों के आपका वो सारे लोग हिंदू हैं। अब ये डिबेट में अलग डिबेट कराएंगे। ये वो बोलेंगे क्या कि जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, जबकि ट्राइबल्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हिंदुइज्म का मामला है, हिंदू है, अगर वो मानता भी हिंदू है तो, लेकिन हिंदू में भी 75 तरह की परंपराएं हैं जी। आप डाइवर्सिटी खत्म करना चाहते हैं। और वो उसी तरह है कि सबको राम मंदिर ही जाना है, शिव मंदिर नहीं जाना है, शक्ति के मंदिर नहीं जाना है। तो ये डाइवर्सिटी के खिलाफ उनका ये है जी। ये एक ऑथोरिटेरियन जो रूल होता है, ऑथोरिटेरियन कंसेप्ट होता है, हिटलरवादी, आप इसको शुद्ध अर्थों में जिसको सब समझ सकते हैं, फासिज्म जो है वो उसका कोर आइडियोलॉजी है। उसके हिसाब से इस डिबेट में जाने की जरूरत ही नहीं है कि वो जो है ये सिविल कोड सबको क्या करेगा। अब उत्तराखंड में जो ट्राइबल्स हैं वो हिंदू ही है। उसमें तो हिंदू, जैसे जौनसार बाबर में जो ट्राइब्स हैं वो हिंदू ही है। वहां पर जैसे कि महिलाओं को मतलब की शादी में वो सब कई तरह के हैं, जिसमें कि उनको एकदम जो मेनलैंड जो नॉर्थ इंडिया का जो ये है उससे अलग परंपराएं हैं और वो एक्सेप्टेड है जी। जैसे कि बहुपतित्व प्रथा हिमाचल और ये क्या कहते हैं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, कुछ ट्राइब्स में है, मतलब एक से अधिक पति का, जैसे कि वो तिब्बती लोगों के बीच में भी है मेरे ख्याल में। तो वो जो है इस तरह के और कई ट्राइब्स देश भर में अगर जाएंगे तो ढेर ट्राइब, उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, उसमें अलग अलग ढंग से है। कई जगह जो है अपहरण करके औरत को ले जाने की परंपरा है ट्राइब्स में, रांची में। तो वो तो सिविल कोड में वो उसके खिलाफ हो जाएगा। तो आप जबकि वो टोकन है, ऐसा नहीं है कि अपहरण करते हैं जी। लेकिन बकायदा है परंपरा कि आपको करना पड़ता है और बहुत सारा है। तब ये इसमें डिबेट में ना जाए, जो नॉन मुस्लिम से उनके बीच में क्या ये मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी हो सकती है कि अगर इस बहस में देश को झोंक दिया जाए तो जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्याएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर, युवा धन के बारे में, युवाओं के अवसर के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में लाल किले से जो दावे किए हैं उसको भी मैं समझना चाहूंगी। अगर ये मूल मुद्दा नहीं, अगर यही मूल मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, तो पीएम मोदी के स्टेटमेंट को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए ये झूठ का मुद्दा है। वो कह रहे हैं क्या कि जैसे कितना, वो तो संख्या नहीं बताई, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत युवा को रोजगार मिला है और दे रहे हैं। आजादी के बाद से ऐसे अवसर नहीं मिले जैसे आज उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ बताइए, ऐसे अवसर नहीं मिले कि इतने कम पैसे में काम करने पड़े। ये बात निश्चित तौर पे है कि ऑल टाइम लो। आज ही तो कोई हमको एक बहुत ही मतलब वरिष्ठ पत्रकार हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जो जितने सैलरी में
मनमोहन सिंह के सरकार के समय में था, उससे आधी सैलरी में रिटायर हुआ मैं। धीरे धीरे उन्होंने पे कट करता हुआ कर दिया, मतलब 3 लाख उनको मिलता था तो 1.5 लाख पर वो आ गए रिटायरमेंट के वक्त में। और वो देश के एक बहुत ही नामी संस्थान में से जुड़े हुए पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो उन्होंने कहा क्या कि वेज तो हम लोगों में, जबकि मीडिया का वेज अलग ढंग से डिसाइड होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल वेज कट किस तरह हुआ है और रियल टर्म्स में वेज क्या हुआ है। जिस समय 50 रुपये डॉलर था, रुपया $1 था, और अभी 83 रुपये डॉलर है। आप उससे जोड़ लीजिए, सोने की कीमत देख लीजिए, तो रियल टर्म्स में वेज लोगों का घटा है। आपको मैं बताऊं, अभी कल ही परसों मेरी बातचीत हुई मेरे गांव के लोगों से, वहां बताया कि जो मिनिमम पहले मनरेगा होने की वजह से लोगों को रोजगार रहता था, तो प्राइवेट रोजगार की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वेज का लेवल हाई हो गया था। अब उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ जो मिनिमम वेज है उससे आधी पर वो लोग मजदूर मिल रहे हैं। मैं गांव के अभी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा क्या कि कटनी के लिए जो चाहिए लोग चाहिए, वो रोपनी के लिए, वो रोपनी के लिए लोग बहुत कम में पैसे मिल रहे हैं। ये तो मैं आपको रूरल अर्बन सब जगह वेज घटा है और एम्प्लॉयमेंट तो ऑल टाइम लो है, ये तो आंकड़े हैं। तो लेकिन उनको देखिए, ये अभी वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं जी। अभी सबसे ज्यादा चर्चा अभी किसी चीज की है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, और इसका सबूत ये है कि आपका जो मार्केट है, जो मार्केट आपके हाथ में है, वो मार्केट पर असर दिखा रहा है। इसका मतलब उस रिपोर्ट में कोई अर्थ तो है जी, तभी तो मार्केट रेस्पॉन्ड कर रहा है जी। लेकिन वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। असल में क्या कहा, देखिए, अगर सम टोटल अगर किया जाए, मैं अगर करूंगा, तो उन्होंने कर दिया कि मतलब ऐलान कि हिंदू मुस्लिम जो सिविल कोड और जो भी और भी मुसलमान, ये तो उन्होंने एक रखा है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ वो मतलब कॉमनल एजेंडा पर आरएसएस टिका रहेगा, बीजेपी उसी को आगे एजेंडा बनाएगी, मोदी वही करने वाले हैं जी। दूसरा है कि भ्रष्टाचार वगैरह के नाम पर विपक्ष को ये करेंगे। तीसरा है कि एक आर्मी तैयार करेंगे जो गांधी परिवार के खिलाफ लड़ेगा। 1 लाख लोगों को, युवकों को उन्होंने कहा है कि इनको हम जो है परिवार से, मैं जो कोई परिवार में नहीं, वो राजनीति में आएंगे, उनको हम मतलब चुनाव लड़वाएंगे। और एक वॉलंटियर, मतलब एक गांधी परिवार से लड़ने के लिए एक सेना, एक आईटी सेल था, एक नई सेना बनाने का वो ऐलान कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के पैसे से होने वाला है। ऐसा अगर क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के फोरम से ऐलान किया है, इसका मतलब जो युवा मंत्रालय है वो निश्चित तौर पर कोई योजना बना रही है जो कि इसके खिलाफ हो, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। तो इसीलिए फाइट, वही मैं कह रहा था कि लोगों को लग रहा था क्या कि वो पीछे हट गए, अब उसमें ऊर्जा पीछे नहीं हटे। आरएसएस उनके पीछे है, वो उनको पीछे नहीं हटने देगा। और वो, लेकिन वो थक गए हैं और उसमें अब वो ऊर्जा नहीं है। लेकिन आरएसएस को बता रहा है कि आप इसी तरीके से आपको लड़ना है। तो ये जो स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट आरएसएस की जो अगली लड़ाई है, जो पॉलिटिक्स में, और सबसे जो संविधान के खिलाफ उन्होंने बात की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, संविधान के विपरीत है, संविधान के विपरीत है जी। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है बिल्कुल। लेकिन वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चौतरफा हमला संविधान पर होने वाला है, और इसके लिए आपको विपक्ष को और मीडिया को सबको तैयारी करनी होगी जी। ये नए बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो संविधान पर जो एक हमले की बात विपक्ष लगातार अपने चुनाव अभियान के दौरान करता रहा था। प्रधानमंत्री की पहली जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर, तीसरे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने इरादे जता दिए। हालांकि वो चुनाव के दौरान ये कहते रहे थे कि विकसित भारत का जो 100 दिनों का रोड मैप है वो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, उस पर हम काम करते हुए दिखेंगे। तीसरा कार्यकाल 60 दिन से ज़्यादा का मौका निकल गया, दिन निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे को और भी मजबूती से पुश करते हुए दिख रहे हैं। और एनडीए सरकार
टीडीपी और खास करके जेडीयू, इन दोनों ही दलों को कैसे देखा जा रहा है? अगर ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को पुश करते हुए दिखेंगे तो इन दोनों दलों की रणनीति कैसे दिख रही है? और बांग्लादेश का सवाल क्योंकि अधूरा रह गया उसको भी समझेंगे। और भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहस छेड़ दी है जो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। अब ये संविधान का अपमान है या फिर संविधान में एक ज़रूरी संशोधन की वो बात कर रहे हैं जिसको समय की ज़रूरत भी बता रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, पुणे से लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल सर, मैं समझना चाहूँगी कहीं ना कहीं जो है अपने इरादे उन्होंने तय कर दिए, लेकिन एक बात मैं यही लगे हाथों आपसे समझ लेना चाहती हूँ, 100 दिन के विकसित भारत का जो रोड मैप वो कह रहे थे, क्या ये विकसित भारत की तरफ हम जाएंगे अगर इन्हीं आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते रहे? ये तो मुझे लगता है पिछले 10 सालों में यही कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये क्या हुआ, ये जो आपने 100 दिन वाला जो प्रोग्राम बताया था, मैंने उस समय भी कहा था जी, वो साइकोलॉजिकल वार ये कर रहे थे, परसेप्शन का वार विपक्ष के खिलाफ थे कि मैं तो आने ही वाला हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ अगली सरकार की जी, और अगली सरकार में क्या काम करूंगा। उन्होंने कहा भी था कि मैंने सारे ऑफिसर्स को बुला के जो 100 दिन वाला प्लान था उसमें ये था कि जो कि गैर संवैधानिक है जी, आप जब चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और दूसरे चुनाव की घोषणा हो या ना हो उसके पहले भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो अगली सरकार होगी वो चाहे आपकी वो अलग नई सरकार मानी जाएगी जी, उसमें कंटिन्यूटी होगी। हर कोई भी सरकार बदलती है लेकिन भारत सरकार रहती है जी, लेकिन इसीलिए उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उसमें आप अगले टर्म के लिए अगर आप चुन करके वोट नहीं दिया गया, अगले टर्म का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये बहुत गलत है। नीति का प्रोग्राम आप पहले अनाउंस कर सकते हैं लेकिन आप उसका ये क्या कहते हैं गवर्नेंस का प्रोग्राम नहीं बना सकते कि ये फैसले लेंगे वो फैसले आप नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं, जनता के बीच में आप रख सकते हैं। तो उन्होंने वो किया था, साइकोलॉजिकल वार वो कर रहे थे। और साइकोलॉजिकल वार का सिर्फ उतना ही मतलब था कि लोगों को लगे कि ये फिर से सत्ता में आने वाले हैं। और जब वो काम खत्म हो गया तब उसकी चर्चा उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनको कोई योजना नहीं है उनके पास। इस सरकार के पास न एम्प्लॉयमेंट की कोई योजना है न विकास की कोई योजना है। अब ये जो 10 साल में है उसी को रिपीट करना चाहते हैं। जो बचे हुए पोर्ट्स हैं, बचे हुए जो क्या कहते हैं ये है क्या जितने हैं एजेंडा है, मतलब जो बचे हुआ जो रिफॉर्म्स जो वो बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स की बात भी उन्होंने की, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कर रहे थे। इसका मतलब जो बचा हुआ संसाधन देश का है वो कॉर्पोरेट के हाथ में दे देना है। और ये उसका वो एजेंडा पर वो चालू है, कॉमनल एजेंडा प्लस कॉर्पोरेट को संसाधन बेचने का एजेंडा और एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब जो है लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना, ये सब उनके एजेंडा में नहीं है। जी, बांग्लादेश जी, एक बांग्लादेश का जो सवाल है वो अधूरा रह गया। कहीं ना कहीं जो एक हिंदुओं के संरक्षक के तौर पर आरएसएस जो है खुद को पुश करती रही है और कह सकते हैं कि उन्होंने जो है सभी हिंदुओं के भले बुरे का जो है खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है। बेशक उनको सभी पूरे हिंदू समाज का जो है समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमले अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, भारत की जो रणनीति रही है, क्या आप इसको सही मान रहे हैं? पड़ोसी देश पर जितना प्रभाव पिछली सरकारों में भारत का दिखता रहा है, क्या भारत का प्रभाव इतना नगण्य हो गया है कि असहाय दिख रहा है भारत का विदेश मंत्रालय? आप किस तरह से देख रहे हैं? और पीएम मोदी ने जो बात छेड़ी है आज लाल किले से कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, नेबरहुड में शांति और प्रॉस्पेरिटी हो, इसकी हम कामना करते हैं। क्या उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाएंगे अंतरिम सरकार पर? नहीं, देखिए क्या है कि एक तो बांग्लादेश के मामले में जो भारतीय डिप्लोमेसी जिसको आप कूटनीति बोलते हैं उसकी पराजय आप देख सकती हैं, क्योंकि ये लोग इतना डिंग मारते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो किया पाकिस्तान में, और ऐसे हम जो है हमारी वो आपने देखा ये कि शेख हसीना किस तरह से उनको भागना पड़ा और उनको 45 मिनट की मोहलत मिली निकलने के लिए। तो भारत सरकार का इंटेलिजेंस इतना फेल था कि उनको अलर्ट भी नहीं दे पाया। उनका इंटेलिजेंस तो फेल ही था, वो तो जो उनको बोल रहा था वो करने के लिए तैयार भी नहीं थी उनके लोग।
तो इसीलिए उनको तो बांग्लादेश में जो हुआ उनका गवर्नेंस का फेलियर आपने देखा ही। जी। लेकिन यहाँ का इंटेलिजेंस जो उनको क्या बता पाया, ये जो डोभाल है वो डोभाल ने उन्होंने क्या बताया और कोई जानकारी दे पाए क्या? ये आपका आपका सबसे अकेला जो साउथ एशिया में अकेला मित्र देश था और अकेली प्रधानमंत्री जिसको भारत का मित्र समझा जाता था, उसको अंतिम तक नहीं उनको पता चला कि वो जो है उनकी जमीन निकल गई है। तो एक तो ये फेलियर, एक इंटेलिजेंस मतलब जो हमारे कूटनीति और इंटेलिजेंस का फेलियर है वो दिखाई देता है। उसको ढकने के लिए भारत का मीडिया और ये जो है एस्टेब्लिशमेंट इसमें चक्कर में लग गया कि वहां पर जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ और जो सत्ता बदल हुआ है वो एंटी हिंदू एकदम नहीं, वो वहां पर स्ट्रीट पर लोग आए, यही सब सवाल थे जी। इनको ये डर भी लग रहा है क्योंकि अगर वह बांग्लादेश की सच्चाई आएगी तो वहां के छात्रों ने महंगाई, एम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा जी, हाँ आरक्षण तो एक ट्रिगर था, मेन मुद्दा था कि नौकरी का सवाल, रोजगार, और उसकी वजह से इतना असंतोष था कि ये जो आरक्षण का इशू आया तो लोग इकट्ठा हो गए और अंत में सरकार गिरा दी। लोग 10 लाख लोग, उसमें से सब लोग थोड़े ही आरक्षण से प्रभावित थे। पूरी जनता वहां की ढाका पहुंच गई थी जिस दिन ये भागी हैं शेख हसीना। तो एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो कि अपने लोगों की बात नहीं सुन रही थी, सेकुलर जरूर थी, भारत की मित्र थी, हमारे लिए बेहतर है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये भारत के इतिहास का कंट्रीब्यूशन है, कांग्रेस इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में उनकी बहुत भूमिका थी, जिसकी वजह से शेख हसीना हमारी मित्र थी। उसका श्रेय लूटने की इनको जरूरत नहीं है। वो जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि थी उसकी वजह से था, उसको भी इन्होंने खत्म कर लिया जी। अब अभी इन्होंने इतनी गालियां दी है छात्र आंदोलन को, उससे डायलॉग करना मुश्किल है, जबकि ये उनका इंटरनल मामला है। और आप देखिए कहाँ का प्रधान, ये झूठ फैलाया गया, वहां पर एंटी जो अवामी लीग से संबंधित लोग थे उनके ही घर पर हमले हुए, और तो मुसलमान 90% है जो अवामी लीग के नेताओं को हत्या हुई या उनको मारा गया या पीटा गया, और उसमें हिंदू भी शामिल है। जो हिंदू मंदिर पर कुछ एक दो क्या वहाँ रक्षा की, वहाँ के छात्रों ने उसकी रक्षा की है, और वहाँ का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री मानिए उनको, वो मुख्य सलाहकार है यूनुस, ने माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर और बोल दिया कि ये बंद होना चाहिए, और गए वो मंदिर में। आपने कब किया यहाँ? तो ये जो है ये एंटी हिंदू वाला, ये भारत का जो कॉमनल मीडिया है, आरएसएस स्पॉन्सर्ड और जो मोदी जी का चाटुकार मीडिया है, उसी ने ये फैलाया है जी। निश्चित तौर पर वहाँ जमाते इस्लामी एक ताकत है। जमाते इस्लामी से कोई हिंदू लड़ रहे थे, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं जमाते इस्लामी से, उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। आपको मालूम होना चाहिए वहाँ के मंत्रिमंडल में जमाते इस्लामी को शामिल नहीं होने दिया। वो फाइट कर रहे हैं अपने कम्युनलिज्म से, तो हमारे यहाँ अपने कम्युनलिज्म से हम फाइट करें, वो अपने कम्युनलिज्म से फाइट कर रहे हैं। ये इसमें कौन बड़ी बात है? ये तो साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम तो है ही जी। कॉमनल एलिमेंट, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों जो है अपने अल्पसंख्यकों को साथ करना चाहता है, उसका है ये वहाँ के लोगों का दायित्व और निभा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट देखिए आप कि किस तरह से लोग नारे वॉल राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हिंदू हमारे नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, और उन पर आक्रमण है। ये नौजवान, ये कौन नौजवान जो 16 से 24 साल के लोग हैं, और हमारे यहाँ नौजवान सब नारा लगा रहा है, क्या आप देख लीजिए फर्क देखिए। हमारे स्ट्रीट पर निकलता है जय श्री राम करते हुए और क्या कहते हैं पत्थर फेंकता है, और वहाँ जो है उसकी रक्षा कर रहा है। एकदम नहीं, ये नैरेटिव से बहुत नुकसान होने वाला है जी, क्योंकि जो बांग्लादेश हमारा मित्र है उसको भी हम दुश्मन बनाना चाहते हैं, इसीलिए कि कॉमनल नैरेटिव चलता रहे, हिंदुस्तान के लोगों को कम्युनलाइज करना है। इसीलिए बांग्लादेश के मामले में नीतिगत रूप से भी फेल है, और प्रधानमंत्री को इस तरह से हल्के फुल्के ढंग से ये बात नहीं, इसको कहना भी चाहिए था, तो ढंग से बोलना चाहिए था, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ही निचले स्तर से उन्होंने बातचीत की। हिंदू अल्पसंख्यक क्या हुआ, तो दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं और बौद्ध अल्पसंख्यक भी हैं। आपको मालूम है ना, चटगांव में उनका क्या कहते हैं वो लोग हैं, चकमा ट्राइब्स जो है वो वहाँ है, चकमा ट्राइब्स है, क्रिश्चियंस भी है वहाँ जी। तो आप जो है आप हिंदुओं पर अत्याचार की बात, ये आरएसएस का एजेंडा को उन्होंने रखा,
और इसके कारण हम पूरे आइसोलेट हो गए हैं पूरे साउथ एशिया में। पूरे साउथ इसका एशिया में बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है भारत की सरकार को, खासकर जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उस तरह के एक्शन में भी उस नीति का शामिल होता हुआ ज़रूर प्रदर्शित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और हमने ये समझने की कोशिश की अनिल सिन्हा के ज़रिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो जो बातें देश की जनता के सामने रखने की कोशिश की है उसमें कितना सच, कितना झूठ और कितनी राजनीति झलकती है और आरएसएस की विचारधारा को पूरी ताकत से वो पुश करते हुए दिखे हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम इन्हीं पर बहस होता देखेंगे कि विपक्ष इसको किस तरीके से प्रस्तुत करता है, जनता के सामने पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर में जो तय हैं वो होने वाले हैं कुछ राज्यों में और इन सभी मुद्दों का बीजेपी या फिर विपक्षी दल पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते नजर आएंगे। इन सभी मुद्दों का जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के जनता के सामने अपने संबोधन में रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।